दोस्तों, इनकलाबी सलाम। आज से 154 वर्ष पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक युगांतकारी घटना घटी। 18 मार्च 1871 के दिन दुनिया ने पहली बार पेरिस कम्यून के रूप में मजदूर राज देखा। हालांकि यह राज महज 72 दिन तक ही कायम रहा, लेकिन पेरिस कम्यून ने मानव जीवन के एक नए युग की शुरुआत कर दी थी। पेरिस कम्यून के तौर पर दुनिया ने पहली बार अमानवीय पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर मजदूर वर्ग के शासन की झलक देखी। मजदूर राज के प्रति पूंजीपति की नफरत ही थी कि उसने इसे खून में डुबोकर खत्म किया, लेकिन पहला मजदूर राज फिर भी अमर बना रहा। इस वीडियो में हम पेरिस कम्यून के गठन, उसके द्वारा किए गए काम और पेरिस कम्यून के दमन पर बात करेंगे। सबसे पहले उन हालातों को जानते हैं जिन हालातों ने पेरिस में पेरिस कम्यून को जन्म दिया। फ्रांस में पूंजीवादी विकास ने पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच अंतर्विरोधों को तीखा कर दिया था। फ्रांस के शहरों में मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। पेरिस में तो कुल आधी आबादी मजदूरों की थी। 1830 से ही फ्रांस का मजदूर संघर्ष के मैदान में उतर चुका था। कई शहरों में मजदूर अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर रहे थे। कई बार यह संघर्ष बगावत, असफल क्रांति तक बढ़ जाते थे। 1831 में एक ऐसी ही बगावत हुई जिसमें मजदूरों ने कहा, हम जीने और काम करने के अधिकार के वास्ते लड़ते लड़ते मर जाने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के निर्दयी शासक मजदूरों के इन संघर्षों को क्रूरता से दमन कर रहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे नेपोलियन तृतीय ने मजदूरों का क्रूरतापूर्वक दमन कर रहा था, लेकिन यह दमन भी मजदूर संघर्षों की बढ़ती को नहीं रोक सका। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा यानी जर्मनी के साथ युद्ध छेड़ दिया। नेपोलियन देशभक्ति के गर्दो गुबार में मजदूर संघर्षों को फना कर देना चाहता था। ग्रामीण फ्रांस में तो वह अपने मंसूबों में कायम रहा, लेकिन शहरों में उसकी चाल उल्टी पड़ गई। मजदूरों ने युद्ध के विरोध में हड़तालें शुरू कर दी। हड़तालें काम के घंटे कम करने की सरीखी मांगों की तरफ बढ़ गई। मजदूर वर्ग के एक संगठित ताकत बनकर उभर रहा था। वह अपने संघर्षों को अधिक से अधिक योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे रहा था। पूंजीपति वर्ग ने मजदूरों के संघर्षों के तूफान को थामना चाहा, लेकिन वह बार बार असफल हो रहा। मजदूरों को कुचलने के लिए राष्ट्रीय गार्ड की 60 बटालियन गठित की गई, लेकिन इनमें से कई सारी ऐसी बटालियन खड़ी हो गई जिनमें मजदूरों की संख्या ज्यादा थी। फ्रांस जर्मनी युद्ध में फ्रांस की हार होती है और नेपोलियन तृतीय गिरफ्तार कर लिया जाता है। देश की विकट स्थिति पर सवार होकर धूर्त थियर ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की सरकार बनाई। सम्राट की सत्ता से जाने के बाद अब मजदूरों के सामने धूर्त और धोखेबाज शासक थे। धोखेबाज थियर ने प्रसा से युद्ध जारी रखा। एक तरफ थियर प्रसा से समझौता वार्ता कर रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रसा पेरिस की घेराबंदी जारी रखे हुआ था। घेराबंदी से मजदूर आवश्यक वस्तुओं से महरूम हो गए थे। इन सारे हालातों से मजदूरों के दिलों में थियर के प्रति गुस्सा भर गया। वह मजदूरों के बीच तेजी से अलोकप्रिय हो गया। कुल मिलाकर क्रांति पूर्व पेरिस में मजदूरों की दुर्दशा, मजदूरों के संघर्ष, मजदूरों के दमन और फ्रांस प्रसा के युद्ध का परिदृश्य था। पूंजीवादी नेताओं, पूंजीवादी व्यवस्था से मजदूरों का भरोसा उठ गया था। फरवरी 1871 आते आते राष्ट्रीय गार्ड में मजदूरों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। बटालियन में पूंजीवादी अधिकारियों के आदेश मानने से मजदूर समर्थित सैनिक इनकार करने लगे। राष्ट्रीय गार्ड ने स्वयं चुनाव करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, जिसने फिर केंद्रीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने क्रांति में और क्रांति के पश्चात गठित कम्यून में मजदूर वर्ग का नेतृत्व किया। यहीं पर चंद बातें राष्ट्रीय गार्ड्स पर कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय गार्ड्स की पेरिस कम्यून बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्रीय गार्ड्स एक स्वयंसेवी सेना थी जो अपने कमांडर का चुनाव करती थी। 1870 में क्रांति की पूर्व बेला के समय पेरिस में 30 लाख राष्ट्रीय गार्ड संगठित थे।
पेरिस में इतनी भारी संख्या में मजदूरों के समर्थन में खड़े राष्ट्रीय गार्ड्स ने शासक पूंजीपति को बुरी तरह डरा दिया। उसने अपनी मौत सामने नजर आने लगी। पूंजीपति की अनुभवी प्रशिक्षित सेना के मुकाबले राष्ट्रीय गार्ड्स नौसिख हुए थे। राष्ट्रीय गार्ड की अतुल्य खूबी उसकी बहादुरी, समर्पण, निडरता और मजदूर राज के प्रति अपार प्यार में थी। पेरिस में अब मजदूरों को रोकना पूंजीवादी शासकों के लिए असंभव हो गया। मजदूर क्रांति का तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा था। पेरिस की तोपों पर राष्ट्रीय गार्ड्स ने कब्जा कर लिया। 18 मार्च 1871 को थियर की सेना ने तोपों पर कब्जा करना चाहा, लेकिन मजदूर राष्ट्रीय गार्ड्स और मजदूर महिलाओं ने उसके प्रयास को असफल कर दिया। तोपों पर कब्जा ना होता देख थियर की सरकार पेरिस से भाग गई और वर्साय चली गई। पेरिस के बहादुर मजदूरों ने पूरे शहर में कब्जा कर लिया। पुलिस मुख्यालय, रेलवे स्टेशन, बारूद के गोदाम, न्यायालय, मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, युद्ध मंत्रालय आज सभी पर अब मजदूरों का कब्जा हो गया था। मजदूर वर्ग में पहली बार सत्ता पर काबिज हुआ। पेरिस कम्यून ने मजदूरों की पहली सत्ता ने ऐसे ऐसे काम किए जिनके सामने पूंजीवादी व्यवस्था, उसका जनतंत्र बहुत बौना नजर आने लगा। पेरिस कम्यून ने सभी नागरिकों को हथियारबंद किया। सभी राष्ट्रीय गार्ड का हिस्सा बन गए। इसके बरक्स पूंजीवादी व्यवस्था हथियारबंद दस्ते अपने सुरक्षा और मजदूरों के दमन के लिए अपने कब्जे में रखती थी। पेरिस कम्यून ने काम के घंटे 10 कर दिए, रात की पाली का काम खत्म कर दिया। इसके बरक्स उस समय फ्रांस में मजदूरों से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। मजदूरों पर लगने वाले विभिन्न जुर्मानों पर रोक लगा दी गई। पूंजीपति इन जुर्मानों से मजदूरों की आय पर अतिरिक्त डकैती डालता था। बंद कारखाने शुरू करने के लिए मजदूरों के हाथों में सौंप दिया गया। 1870 और 1871 के 9 महीने का मकान किराया माफ कर दिया गया। कम्यून ने सभी नागरिकों का अधिकतम वेतन 6000 फ्रैंक तय किया गया। कम्यून का यह कदम समाज में गैर बराबरी को रोकने के लिए था। इसके वृक्ष गैर बराबरी के आधार पर खड़ी पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पेरिस कम्यून ने धर्म और राज और शिक्षा से अलग कर सच्चे अर्थ में धर्मनिरपेक्ष राज कायम किया। इसके वृक्ष पूंजीवाद धर्म का इस्तेमाल लोगों को बांटने और उन्हें कूप मंडूक बनाने के लिए करता था। पेरिस कम्यून ने सभी अधिकारियों का चुनाव कराने और जिम्मेदारी से काम न करने की स्थिति में वापस बुलाने का अधिकार नागरिकों को दिया। इसके वृक्ष पूंजीवाद में ऊपर से नियुक्त अधिकारी पूंजीवाद की सेवा करते थे और जनता पर सवार रहते थे। मजदूरों का शासन देख और उसके द्वारा उठाए जा रहे कदमों को देख फ्रांस के शासक ही नहीं, अन्य लुटेरे शासक भी भयक्रांत हो गए। मजदूरों के शासन में वो अपनी व्यवस्था की मौत देख रहे थे। वे किसी भी कीमत पर मजदूरों के राज को शुरुआत में खत्म कर देना चाहते थे। फ्रांस और जर्मनी के शासक, जो अब तक एक दूसरे के दुश्मन थे, मजदूर राज को खत्म करने के लिए एक हो गए। जर्मनी ने युद्ध के दौरान पकड़े गए 60,000 फ्रांसीसी सैनिकों को रिहा कर दिया। थियर की ताकत बढ़ती गई और वह कम्यून पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जर्मनी की सेना ने पेरिस की घेराबंदी मजबूत कर दी और थियर की सेना ने पेरिस पर हमला कर दिया। पेरिस कम्यून के बहादुर मजदूरों और सैनिकों ने पूरे साहस और निडरता से थियर की सेना का मुकाबला किया। थियर की अनुभवी, प्रशिक्षित और मजदूरों के प्रति नफरत से भरी सेना ने पेरिस कम्यून को खून में डुबो दिया। उसने गिरफ्तार कम्यून सदस्यों, औरतों, बच्चों तक को नहीं बख्शा। पूरी निर्ममता से उन्हें कत्ल कर दिया गया। 21 मार्च से 28 मार्च को खूनी सप्ताह नाम दिया गया, क्योंकि इस एक सप्ताह में पेरिस में 20,000 मजदूरों का कत्ल किया गया। 38,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 7,000 लोगों को निर्वासित कर दिया गया। बताया जाता है कि कम्यून के गठन, उसे बनाने और बचाने के संघर्ष में 1 लाख नागरिक मारे गए। 28 मई 1871 तक लगभग सभी स्थानों पर थियर की सेना ने निर्मम कत्लेआम कर पुनः कब्जा कर लिया। पेरिस कम्यून को भले ही खून में डुबो दिया गया हो, लेकिन वह फिर भी अमर बना हुआ है। पेरिस कम्यून ने समाज में एक नए युग का सूत्रपात किया। कम्यून ने बता दिया कि भविष्य में मजदूर वर्ग की क्रांतियां ही होगी।
पेरिस कम्यून ने बताया कि अब तक की क्रांतियां निजी संपत्ति की एक व्यवस्था से दूसरी निजी संपत्ति की व्यवस्था में कायम करने वाली रही है, लेकिन अब दुनिया के रंगमंच पर मजदूर वर्ग एक ताकत के रूप में जिसके नेतृत्व में क्रांतियां निजी संपत्ति के खात्मे की ओर बढ़ेगी। रूस, चीन की मजदूर क्रांतियों ने इस बात को और स्पष्ट रूपों में सामने ला दिया। असमानता, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षरत हर योद्धा के लिए पेरिस कम्यून की शिक्षा और मिसाल कभी नष्ट नहीं होंगे। पेरिस कम्यून उसके लिए सदा अमर रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, पेरिस कम्यून अमर रहे।